हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 6 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 131 से 140 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, एनर्जी बैंड आपको 3 मटेरियल का गिवन है, आपको बताना है कि एबीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में यानी कि कंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो ये जो बी होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टर को, ठीक है। और सेमी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है, जबकि इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप 3 से ज्यादा होता है। तो पहला वाला सेमी कंडक्टर, देन बी वाला कंडक्टर और सी वाला इंसुलेटर। तो गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा सबसे पहले सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर इसी में सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन 2 में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। क्वेश्चन 132 है, असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्जन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ बैटरी। और रीजन है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज V इक्वल टू E माइनस IR। इस क्वेश्चन पर काफी एस्पिरेंट्स ने चैलेंज किया था और उनको लग रहा था कि फर्स्ट और 4 ऑप्शन में से कोई एक ठीक हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा करेक्ट है। देखो, पहले मैं एक बैटरी ले लेता हूं। बैटरी के ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं और उसके अक्रॉस जो टर्मिनल हो गए, उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। अब लेट इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो होगा ये कि अगर मान लीजिए हमने इसको किसी एक्स्ट्रा सर्किट से, आउटर सर्किट से कनेक्ट नहीं भी किया हुआ है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा E से कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि E से कम इसलिए होगा क्योंकि कुछ एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस में, मतलब यहाँ पर I जैसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है इसका, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसकी वजह से होगा IR। तो हमें जो आउटर पॉइंट पर यानी कि टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा E माइनस IR, मतलब कि वो हमेशा E से कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ये असर्जन करेक्ट है। रीजन है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज V इक्वल टू E माइनस IR। तो मैंने आपको बताया था V इक्वल टू कितना होगा, E माइनस IR। अब कंफ्यूजन यहाँ पर हो रही थी स्टूडेंट को कि ये V इक्वल टू E माइनस IR ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, लेकिन V इक्वल टू E प्लस IR होगा तो वहां पर चार्जिंग हो रही होगी और ऐसे में जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल है वो E से ग्रेटर होगा। लेकिन एक्चुअली असर्जन में ये चीज कहीं पर भी बोली नहीं गई है कि ये चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है। सिर्फ बोला गया है कि जो पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज, ये वर्ड भी आ रहा है, ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो केवीएस ने इसका जो करेक्ट आंसर माना, देखो रीजन तो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है ही, रीजन में कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू केवीएस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए कि A और R दोनों ही करेक्ट है और R इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन 1 अकॉर्डिंग टू केवीएस करेक्ट है। तो उनके सही रीजन देने का जो कारण हो सकता है वो यही हो सकता है कि पोटेंशियल जो मिल रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ कम होकर के मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज वर्सेस करंट वेरिएशन कर्व कुड कोरस्पोंडिंग टू गैलियम आर्सेनाइड डिवाइस। तो गैलियम आर्सेनाइड डिवाइस सोलर सेल में इस्तेमाल करते हैं और उसका जो वोल्टेज करेक्टरिस्टिक होगा, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले ग्राफ में, यानी कि यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन 4। Before a silver wire of resistance 2.1 at 27 degree centigrade and a resistance 2.7 ohm 100 degree centigrade, which one of the following will be the approximate given the temperature coefficient of resistivity of silver। तो सिल्वर की अल्फा पूछा गया है कि कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। देखो, अल्फा मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और ये होता है 1 में R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू में चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि रेट नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि किस हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T लेंगे। अब इनिशियली जो रेजिस्टेंस है मैं इसको R0 2.1 कंसिडर कर रहा हूँ और T0 है हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में
जो रेजिस्टेंस हो गया है वो हो गया R डैश जो कि 2.7 है और टेम्परेचर हो गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो डेल्टा R कितना आ जाएगा, तो मैं हायर माइनस में लोअर को माइनस कर दूंगा, तो 2.7 माइनस 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। और टेम्परेचर डिफरेंस भले आप इसको केल्विन में निकालो या डिग्री सेल्सियस में निकालो, जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो 100 में से 27 यहाँ पर माइनस करेंगे ताकि हमें डेल्टा टी की वैल्यू पता लग जाए, तो ये कितना आ जाएगा 73। अब सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1/R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस 2.1, डेल्टा आर कितना है 0.6 और डिवाइड में 73। तो यहाँ से जब हम अल्फा के लिए इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 3.91 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। तो अप्रोक्सीमेट जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो ये इसके लिए मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर, डिपेंडेंसी सब एक्सप्लेन किया हुआ है डाया के लिए, डाया, पैरा और फेरो के लिए। ससेप्टिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो डायामैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है नेगेटिव और स्मॉल भी होती है। पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है लेकिन स्मॉल होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है लेकिन लार्ज होती है। तो फिलहाल नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हमसे डायामैग्नेटिक मटेरियल का एक एग्जांपल पूछ रहा है, तो उसमें आता है गोल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 136, a current of 10 ampere is maintained in a long straight wire. The magnetic field पूछा है मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वायर। तो मान लेते हैं वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो इन्फिनाइट हम इसको कंसिडर करेंगे, और डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कोई पॉइंट P यहाँ पर है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। और देखो म्यू नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π इंटू में 10⁻⁷। तो म्यू नोट अपॉन 2π की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू में 10⁻⁷। तो म्यू नोट अपॉन 2π की वैल्यू सीधा लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁷। करंट कितना है 10 एम्पियर अपॉन में 2 इंटू में 2π तो हमने वैल्यू रख ली है r यानी कि सेपरेशन जो कि 20 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁻⁷ प्लस 2 या फिर 10⁻⁵। और अगर आप इसको माइक्रो में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर देखो इसको एक काम करते हैं 10 और 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 10 और ये पावर 1 है ना, ये ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, जिसको आप 10 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137, अ स्क्वायर कोयल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो पहले कोयल ले लेते हैं जो कि स्क्वायर शेप की है, और इसकी जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 50, और इसमें जो करंट है वो है 4 एम्पियर का। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B इक्वल टू 0.6 टेस्ला, such that the plane of the coil makes an 60 डिग्री एंगल विद द फील्ड। पूछा है कि टॉर्क कितनी होगी, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m क्रॉस b या फिर mb sin थीटा। और देखो जो m होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n की आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m की जगह पर हम लिखेंगे n इंटू आई इंटू ए बी साइन थीटा। अब मेन चीज यहाँ पर कि थीटा क्या है, तो थीटा जो एंगल होता है थीटा वो होता है एंगल बिटवीन जो नॉर्मल होगा वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो उसके अकॉर्डिंग प्लेन जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। देखो ये हमारा प्लेन हो गया, तो लेट मैग्नेटिक फील्ड इससे, ये प्लेन हो गया ना, इससे 60 डिग्री एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमें जो एंगल देखना है वो नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का देखना है। तो नॉर्मल वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है यानी कि परपेंडिकुलर। तो मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है तो जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री।
तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पर हम थीटा की वैल्यू साइन मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे। अब वैल्यू सब पुट कर लेते हैं। तो टॉर्क एक्चुअली यहीं पर गलती होने के चांस होते हैं कि कुछ स्टूडेंट 60 दिया हो तो 60 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा 30 डिग्री। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न है 50, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर, मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एरिया कितना होगा, देखो साइड है 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो तो साइड का स्क्वायर, यानी कि 5 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूँ अगर, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू 5 5 25 इंटू में 10 की पावर -4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एरिया की, इट इज 25 इंटू में 10 की पावर -4। फिर एरिया हमने पुट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड 0 जो कि 0.6 है, और साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/2। बस इसी को हमें सोल्व करना है। तो टॉर्क देखो पहले इसको हटा देते हैं, ये इसको अगर हाफ करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर तो और इसकी 2 की 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 2 मिलेगा, इंटू यहाँ पर 25 इंटू में 0.6 इंटू 10 की पावर -4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 0.15 न्यूटन मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138 है, 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर एंड बी जिसके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 और 4 एम्पियर का अपोजिट डायरेक्शन में। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन 5 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ कंडक्टर ए कितना होगा। तो पहले मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ, उसके बाद सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि 2 वायर है, देखो इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन लेट डी है तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो लेट इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है करंट I2। कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, I अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स होगी उन दोनों के बीच में वो रहेगी रिपल्सिव, यानी कि रिपल्सन। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता तब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट क्वेश्चन में गिवन है कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब 3 और 4 ऑप्शन को हटा देते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव तो होगा नहीं, रिपल्सिव ही होगा। फर्स्ट और सेकंड में से एक करेक्ट आंसर आएगा। अब निकालते हैं फोर्स कितने पे निकाली, 5 सेंटीमीटर सेगमेंट पर। तो जो नेट फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी μ0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू में सेपरेशन, और ये जो लेंथ है ना ये इधर आ जाएगी। लेंथ वो है जिसके जितने पर आपको फोर्स निकालनी है। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फोर्स विल बी इक्वल टू, देखो μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था 2 इंटू 10 की पावर -7 होती है। करंट कितना है 4 और 10, किसी को मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 4 या 4 इंटू 10 एक ही बात है, अपॉन में 2 पाई की वैल्यू मैंने पुट कर ली है। सेपरेशन बिटवीन देम यानी कि डी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको देखो एक काम करते हैं, क्योंकि लेंथ और डी दोनों सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चेंज करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो हट ही जाएगा। तो जो फोर्स आएगी इसको देखो 2 इंटू 5 10 होता है, यहाँ पर 10 बच कितना रहा है 4, भले ही 4 बचा लो लेकिन ले दे करके हमें तो 8 और 4 में से चूज करना है ना, तो कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए 4। बाकी आप पूरा को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 माइक्रो न्यूटन। कैसे बता देते हैं इसको भी, देखो 4 इंटू में 10 की पावर 1 -7, तो कितना बचेगा 10 की पावर -6 बचेगा न्यूटन, तो उसी को हम 4 माइक्रो न्यूटन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, अब 1.2 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर, देखो ये सेगमेंट ऑफ वायर है जिसका सेंटर है 0,0 लाइज अलोंग दी वाई एक्सिस। तो पहले मैं यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ 0,0, यानी कि ओरिजिन हो गया, और जो वायर है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है ऐसे, और इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ वायर गिवन है 1.2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद बोला गया है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर का, तो I की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर, I इक्वल टू 6 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसका मतलब x, y हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से यहाँ पर मैं 12 सेंटीमीटर की दूरी पर गया,
और लेट यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है। तो पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप अपने राइट हैंड में एक वायर को होल्ड कर रहे हो सच दैट कि जो आपका थंब है, अगर थंब बता रहा है करंट की डायरेक्शन को, तो आपकी जो कर्ल फिंगर होंगी वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर मेरे पास ये वायर है, इसका मतलब थंब मेरा ऊपर की तरफ होना चाहिए राइट हैंड का, तो मेरी जो कर्ल फिंगर आएंगी घूम करके P पॉइंट पर, वो अंदर की तरफ होगी, इनटू द प्लेन होगी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस मतलब आउटवर्ड रहेगी जेड एक्सिस। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, लेट जो भी है वो बी नॉट, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी नेगेटिव जेड एक्सिस में, यानी कि माइनस के केप में। कैसे पता किया? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो एक बात तो क्लियर है, मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूं और इस ऑप्शन को हटा देता हूं क्योंकि यहाँ पर प्लस के कैप आ रहा है। तो या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बाकी फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था मैग्नेटिक फील्ड पर, जहां पर हमने फॉर्मूला यूज करा था म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, लेकिन यहां पर बोला गया था लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जबकि इस केस में जो वायर है वो फाइनाइट लेंथ का है, उसकी लेंथ हमें गिवन है। तो जो वायर है वो है फाइनाइट लेंथ का। तो जब वायर फाइनाइट लेंथ का हो तब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, वो एक स्पेशल केस होता है। हम बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके जो फॉर्मूला ड्राइव होता है म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ए मतलब जो भी सेपरेशन है, आप इसको R भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इसको फिलहाल के लिए A ले रहा हूँ, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए और साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब ये φ1 φ2 क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो देखो ये φ1 या φ2 होता है, ये होता है एंड पॉइंट से जो पॉइंट P है ना, वो उससे कितना एंगल बना रहा है। तो लेट ये एंगल φ1 है और ये दूसरा एंड है इसका, लेट ये एंगल φ2 है। बट अब आप ये देखिए कि ये 12 सेंटीमीटर है, मैं इसको आधा करूं क्योंकि वायर का ओरिजिन है, वो वायर का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की जो पोर्शन की लेंथ है वो कितनी हो गई, पूरी लेंथ कितनी थी 1.2, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 0.6 और 1.2 का हाफ लिया मैंने, यहाँ पर भी ये लेंथ कितनी हो जाएगी 0.6। तो क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल सिमेट्रिक है तो φ1 और φ2 दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, आप निकाल सकते हैं साइन, मतलब इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, या ये कह सकते हैं ये कॉमन साइड हो गई। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे, φ1 φ2 के इक्वल होगा। तो इसी को मैं फॉर्मूले को रिड्यूस करके अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ए। लेट φ1 φ2 को मैं 5 मान लेता हूँ, आसान होगा लिखना, 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस दोनों ही इक्वल है तो दोनों को ऐड करके मैं लिख सकता हूँ 2 साइन φ। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई ए इंटू में साइन φ। अब साइन φ की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन करंट हमें पता है, सेपरेशन भी पता है। तो इस ट्रायंगल में पहले साइन φ निकाल लेते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन φ निकालूं तो साइन φ मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये 0.6। हाइपोटेन्यूस कितना है, तो हाइपोटेन्यूस मतलब ये यहाँ पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो होगा 12 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर। जब आपको इसको सोल्व करोगे तो ये रफ वैल्यू आएगी 12.01। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा 12.01। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, सब वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी 2 × 10⁻⁷ होती है। करंट 6 एम्पियर है और अपॉन में सेपरेशन आएगा यानी कि ए जो कि 12 सेंटीमीटर होगा। अब आप ये देखिए कि 6 यहाँ पर करंट है, 12 सेंटीमीटर है ना, तो इसको चेंज कर लेते हैं 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। और जो साइन थीटा होता है डायमेंशनलेस है, तो इसमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हो गया 0.6 और ये हो गया 12.01। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 0.50।
माइक्रो टेस्ला, और डायरेक्शन मैंने बताई थी माइनस के गैप, तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 140 पूछा मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है बी। तो इसके लिए जो एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ b² अपॉन में म्यू नॉट। तो ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी का। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी के पूछते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, वहां पर म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट नीचे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाता है और ई का स्क्वायर। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि मैग्नेटिक के लिए पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 1/2 b² अपॉन में म्यू नॉट।